वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। अभिनंदन दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल चैनल में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने वेव सीरीज़ बैंकिंग पेमेंट्स में। बैंकिंग पेमेंट्स के अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं आरटीजीएस पर। आरटीजीएस 4 शब्दों से बना हुआ शब्द है। इसका जो अर्थ है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब एक ही वक्त में डिजिटली पूरा पैसा सामने वाले जो बेनिफिशियरी उसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने की तरीका। ये एक तो हो गया सेंट्रल बैंक, आरबीआई और रिसीवर, इन 3 लोगों के बीच का ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर सेम बैंक्स को छोड़कर दूसरे बैंक्स में अगर ट्रांजैक्शन करना तो आरबीआई के थ्रू ये ट्रांजैक्शन किया जाता है। और आरटीजीएस बेसिकली जो बिजनेसमैन है वो आरटीजीएस के थ्रू पैसे भेजने को मुनासिब समझते हैं। एक तो ये बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है अमाउंट्स की, आप किसी भी अमाउंट का आरटीजीएस कर सकते हैं। और ये रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है, मतलब ये 30 मिनट्स के ब्लॉक्स में इफ़ेक्टिवली बेनिफिशियरी के अकाउंट्स तक जाता है। तो ये एक बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर ट्रांसफ़र है। और चूँकि आरबीआई इस पूरे सिस्टम को बैक करता है तो वो एक सरकारी वैधानिक संस्था है जिसके द्वारा इसको पूरा हैंडल किया जाता है। और जो ये सिस्टम है आरटीजीएस के अंदर एक सबसे अच्छी खूबी और भी है कि इस सिस्टम के तहत आप एडवांस में 3 दिन के लिए आप 3 दिन एडवांस का आरटीजीएस इसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपका आरटीजीएस जो आप कर रहे हैं अगर वो सेटल नहीं होता है, उसमें डिले होता है, अगर आपने कंप्लेन किया है तो कंप्लेन करने के बाद जो भी आपका सेंट्रल बैंक है वो आपको उसके ऊपर कंपनसेशन देगा। कंपनसेशन क्या होगा? जो भी रेपो रेट होगा प्लस 2%। मतलब जैसे आज की डेट में 4% रेपो है तो 4 + 2 6% के हिसाब से पर डे आपको जो अमाउंट फेल हुआ उसके ऊपर आपको कंपनसेट करना होगा। और अगर ये जो सेटलमेंट है ये बेसिकली अगर आपको मतलब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यूटीआर बोलते हैं, यूनिक ट्रांजैक्शन रिसीविंग कोड जो होता है वो हर ट्रांजैक्शन का डिफरेंट होता है। ये 22 डिजिट्स का होता है बेसिकली और ये हर ट्रांजैक्शंस के लिए डिफ़र होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यूटीआर हर ट्रांजैक्शंस के बारे में आप लेके रखें। और अगर कुछ मैटर अराइव होता है, सेटल डिस्प्यूट होता है, वैसे तो जनरली नहीं होता है बट इन एनी केस कोई सेटलमेंट या कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब अगर हम आरटीजीएस करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो आप किस अमाउंट का कर रहे हैं, अकाउंट नंबर जिस अकाउंट से डेबिट होना है, फिर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी अकाउंट के बाद उसकी बैंक ब्रांच आईएफएससी 11 डिजिट का कोड होता है ये। इसमें जो पहले 4 होते हैं वो बैंक को निर्धारित करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया। तो जो स्टार्टिंग के 4 होंगे वो बैंक्स को बताएंगे और बाकी के बचे हुए 7 डिजिट्स वो ब्रांच को बताएंगे किस ब्रांच का है ये। उसके बाद आता है नेम ऑफ बेनिफिशियरी का नाम आएगा, फिर अकाउंट नंबर होगा उसका रहता है, फिर सेंडर रिसीवर इन्फॉर्मेशन जैसे होता है ना, कन्फर्म हो गया कन्फर्मेशन, वो अगर कुछ बैंक्स देते हैं कुछ नहीं देते हैं। और ये जो अमाउंट होगा वो जैसे पहले हमने बताया कि ये 2 लाख रुपए से ऊपर के अकाउंट्स होंगे और इसमें कोई कैप नहीं है, आप कितने अमाउंट का आरटीजीएस जितने चाहे उस अमाउंट का आरटीजीएस आप कर सकते हैं। अब आता है कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखें जब आरटीजीएस करते हैं। आरटीजीएस करते समय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर। कई बार जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो मेन इसी पॉइंट को लेकर होता है। अगर आपने जो भी अकाउंट नंबर लिखा है, बैंक अगर उस अकाउंट नंबर पे आपको आरटीजीएस कर रही है और वो सक्सेसफुल होता है तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर अकाउंट नंबर सही जो भी आपने अपने आरटीजीएस फॉर्म पे भर के दिया है, तो नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, रेमिटेंस ब्रांच, आईएफएससी कोड वो सब इंपॉर्टेंट है बट अकाउंट नंबर अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने कहा कि एक तो सेंट्रल बैंक होगी, एक रिसीवर होगी, बीच में आरबीआई होगी। ये पूरा ट्रांजैक्शंस थ्रू अकाउंट ही ट्रांजिट करता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक प्रयास जो आरटीजीएस के ऊपर था। और अभी फ़िलहाल में जो गवर्नमेंट ने आरबीआई की जो मीटिंग हुई थी एमसीपी, उसमें आरटीजीएस के ऊपर कुछ नया नियम भी लाए गए, जिसमें कि अभी तक आरटीजीएस वर्किंग डेज़ में, बैंकिंग वर्किंग डेज़ में 6 o'clock तक, मॉर्निंग 7 to 6 o'clock के बीच में, इसको कि 24/7 365 डेज मतलब होल द ईयर आप कर सकते हैं। और इसमें कैप तो पहले से ही नहीं था,
इसके अंदर, पर अभी ये कि वो मिनिमम मैक्सिमम का भी हटा दिया जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है 24/7 ये दिसंबर 2020 से आरबीआई ने अपनी न्यू गाइडलाइन के तहत स्टार्ट करने के लिए सभी बैंक्स को अपना चैनल को इस हिसाब से मॉडिफाई और इम्प्लीमेंट करने का टाइम दिया है कि दिसंबर ऑनवर्ड हम कुछ उन कंट्रीज़ की श्रेणी में आए जहाँ पर कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स 24/7 चलते हैं विदाउट मतलब इन एनी हॉलीडेज़ और गवर्नमेंट या स्टेट हॉलीडेज़ के उससे कोई लेना देना नहीं, वो 24/7 और 365 डेज़ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास था आरटीजीएस के ऊपर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। अपने सजेशन और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे सजेशंस या और अच्छी पॉइंट्स ला सकें और हमें थोड़ा आइडिया हो कि हम कहाँ पे इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं।